हेलो फ्रेंड्स, हॉरर किस्से में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी का नाम है रैगिंग। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी ये वीडियो एंड तक देखिए बिना स्किप किए। तो शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो बिना किसी देरी के। राजू और फैजल स्कूल से ही दोस्त थे। इन दोनों ने स्कूल, कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी में भी एक साथ दाखिला लिया। लेकिन राजू और फैजल की तौर तरीके और आदतों में जमीन आसमान का फर्क था। राजू शांत और समझदार था, लेकिन फैजल बहुत शरारती था। दूसरों को तंग करने में फैजल को बड़ा मजा आता था। राजू की सब्जेक्ट मैनेजमेंट थी और फैजल पॉलिटिकल साइंस। दोनों यूनिवर्सिटी का पहला साल कंप्लीट करते हैं और दूसरे साल में भी फैजल अपने कमजोर दोस्त और जूनियर्स के साथ बहुत बुली किया करता था। लेकिन ये बात राजू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अक्सर फैजल को समझाता था कि वो दूसरों को तंग ना करे, लेकिन फैजल पे राजू की बातों का कोई असर नहीं होता था। फिर भी ये एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। इसी तरह कॉलेज का दूसरा साल भी बीत गया और तीसरे साल में यूनिवर्सिटी में एक नया स्टूडेंट रॉनी का दाखिला होता है। रॉनी पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन वो हमेशा चुपचाप रहता था। उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। उसको बस अपने पढ़ाई से ही मतलब था। अपने आसपास क्या हो रहा है इस बात पे वो ज्यादा ध्यान भी नहीं देता था। जब से रॉनी ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, उसके कुछ ही दिनों बाद से ही फैजल रॉनी को रैगिंग करना शुरू कर देता है। फैजल रॉनी के साथ जब चाहे तब मनमानी किया करता था और ना चाहते हुए भी रॉनी को फैजल की बातें माननी पड़ती थी। यूनिवर्सिटी में एक अबैंडन्ड हाउस भी था। सभी उस जगह को हॉन्टेड मानते थे और वहाँ बहुत से जहरीले सांप भी थे। वहाँ किसी न किसी को अजीब महसूस होता था। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। एक दिन फैजल रॉनी को बुली करते हुए कहता है, सुन, तू आज उस हॉन्टेड हाउस में रात के 12 बजे के बाद 1 घंटा बिताकर फिर वापस आएगा, नहीं तो तुझे मैं यहाँ चैन से रहने नहीं दूंगा। रॉनी फैजल से कहता है, नहीं भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत डर लगता है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो भैया। और फिर रॉनी रोने लगता है, लेकिन फैजल पर रॉनी के रोने का कोई असर नहीं होता और जबरदस्ती रॉनी को उस हॉन्टेड हाउस में भेज देता है। वो रॉनी को जबरदस्ती अंधेरे हॉन्टेड हाउस में रखकर गेट के बाहर कुछ लड़कों को खड़ा कर देता है ताकि रॉनी वहां से भाग न जाए, और खुद वो वहां से चला जाता है। रॉनी को उस हाउस में गए 1 घंटा से ज्यादा हो चुका था, लेकिन रॉनी अभी तक बाहर नहीं आया था। बाहर खड़े लड़कों में से एक लड़का दौड़कर फैजल के पास जाता है और रॉनी अभी तक हॉन्टेड हाउस से बाहर नहीं निकला कहता है। फैजल और सभी लड़के उस भूतिया घर में जाते हैं और वहां सभी रॉनी को बेहोश पाते हैं। रॉनी का शरीर बुखार से तप रहा था। सभी लड़के रॉनी को उठाकर वहीं के मेडिकल वार्ड में ले जाते हैं। कुछ दिन रॉनी का इलाज होने के बाद वो ठीक हो जाता है। फिर रॉनी राजू से मिलकर फैजल की सारी करतूत बता देता है, क्योंकि रॉनी और सारा कॉलेज जानता था राजू और फैजल कितने अच्छे दोस्त हैं। राजू और फैजल एक दूसरे की बात मानते हैं। जब राजू फैजल को रॉनी के साथ किए गए बदतमीजी के बारे में कहता है और बहुत गुस्सा भी करता है, तब फैजल को रॉनी पे और ज्यादा गुस्सा आता है और भी भयानक सबक सिखाने की सोचता है। ये सब सोचकर फैजल रॉनी के कमरे में जाता है। रॉनी फैजल को देखकर डरकर कॉलेज के छत पर चला जाता है और छत के किनारे पे जाकर खड़ा हो जाता है। पीछे पीछे फैजल भी छत पर आ जाता है।
रॉनी फैजल को देखकर कहता है, भैया मेरे करीब मत आना, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। लेकिन फैजल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो कहता है, तूने हॉन्टेड हाउस में 1 घंटा बिताया था ना, अब तुझे वहां 2 घंटे बिताने पड़ेंगे। तूने मेरे दोस्त से मेरी शिकायत की थी ना, ये उसी का बदला है। फिर रॉनी घबराते हुए कहता है, नहीं भैया मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन फैजल पे रॉनी की बातों का कोई असर नहीं होता। वो रॉनी के साथ और भी ज्यादा सख्त हो जाता है और जोर जोर से ठहाके लगाने लगता है। रॉनी अपने आप को बहुत मजबूर महसूस करता है और फिर उस 5 मंजिला कॉलेज की छत से छलांग लगा देता है। छत की गिरने की वजह से रॉनी की पसलियां टूट जाती है और पसली की हड्डियां टूटकर उसके दिल में धंस जाती है। जबड़ा टूटकर दांत बाहर आ जाती है और उसकी खोपड़ी भी टूट जाती है। बहुत ही दर्दनाक मौत होती है रॉनी की। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाया जाता है और वहीं के मेडिकल वार्ड में रॉनी को मृत घोषित कर दिया जाता है। रॉनी के मौत के बाद उसके माँ बाप को बुलाया जाता है। रॉनी की लाश उसके माँ बाप को सौंप दिया जाता है। रॉनी के माँ बाप बहुत रोते हैं और वहां मौजूद सभी से रॉनी के मौत का कारण पूछते हैं। लेकिन कॉलेज के अधिकारियों ने अपने कॉलेज की रेपुटेशन बचाने के लिए रॉनी के पापा से झूठ बोलते हैं कि वो पढ़ाई के प्रेशर की डिप्रेशन में कॉलेज की छत से गिर गया। फिर कॉलेज में फैजल का दबदबा के कारण कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन रॉनी का एक दोस्त चुपचाप रॉनी के पापा से फैजल की सारी करतूत बता देता है। तभी रॉनी के पापा रोते हुए फैजल के पास आकर, तू इससे भी दर्दनाक मौत मरेगा कहकर रोते रोते बेटी की लाश लेकर वापस चले जाते हैं। इस हादसे के बाद राजू ने फैजल से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। तीसरा साल इसी तरह बीत गया और इनके चौथे और आखिरी साल था। कॉलेज में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन अचानक फैजल की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। 103 डिग्री से भी ऊपर बुखार था। कुछ दिनों तक उसका बुखार ठीक नहीं हुआ तो कॉलेज वालों ने घबराकर फैजल को घर भेज दिया। राजू को अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लगा। फैजल के चले जाने के बाद राजू अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। राजू की परीक्षाएं खत्म हो गई और वो अपने घर अपने माँ बाप के पास चला गया। राजू को एक बैंक में बहुत अच्छी पोस्ट में नौकरी मिली, लेकिन उसकी नौकरी दूसरे शहर में लगी थी। अक्सर छुट्टियों में राजू घर आता। एक बार राजू ऑफिस से छुट्टी मिलने के बाद अपने घर आने के लिए बस में चढ़ता है। उसी बस में फैजल के पिता भी थे। राजू फैजल के पिता को देखकर बहुत खुश होता है। फैजल के पिता भी राजू को बैंक में अच्छी नौकरी मिलने की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। राजू भी सभी के खैर खबर के बारे में पूछता है तो फैजल के पिता भी खुशी खुशी सभी की खैरियत से होने की बात कहते हैं। लेकिन जब राजू फैजल के बारे में पूछता है तो फैजल के पिता खामोश हो जाते हैं और उनका स्टॉप आ जाता है तो वो बस से उतर जाते हैं। राजू भी घर पहुंचकर माँ बाप से मिलता है और फैजल की बात भूल जाता है। एक दिन राजू घर पे अपने भाई के साथ टेलीविजन पे रैगिंग से जुड़ी एक फिल्म देख रहा था। तब राजू को अचानक फैजल की याद आती है और वो अपने भाई को कहता है, मेरे साथ फैजल के घर जाएगा? राजू का भाई तुरंत तैयार हो जाता है। दोनों फैजल के घर पहुंच जाते हैं। तभी फैजल की माँ आंगन में बैठकर कुछ काम कर रही थी। राजू को देखकर फैजल की माँ बहुत खुश होती है।
राजू उनसे पूछता है, आंटी आप लोग कैसे हैं? अंकल कैसे हैं? तब फैजल की माँ राजू के सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है और कुछ सोचती है। तभी उनकी आंखें भर आती है। तब राजू हैरान होते हुए पूछता है, आंटी क्या हुआ? आप क्यों रो रही है? और फैजल कैसा है? वो आजकल क्या कर रहा है? कॉलेज में उसकी तबीयत बुरी तरह खराब हो गई थी तो उसे घर भेज दिया गया था। तब से उसकी कोई खबर ही नहीं मिली मुझे। राजू थोड़ा रुककर कहता है, आंटी फैजल ठीक तो है ना? फैजल की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। राजू आंटी को संभालते हुए कहता है, आंटी क्या हुआ? आप इतना क्यों रो रही हो? फिर फैजल की माँ कहती है, तुम सब ने तो बीमार फैजल को घर भेज दिया था, लेकिन घर आने के बाद उसकी तबीयत और खराब हो गई। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। अचानक चीखने लगता और फिर शांत हो जाता। पता नहीं किसको अपने से दूर जाने को कहता। फैजल अकेले में न जाने किससे बातें किया करता था। अपने बाल नोचता, सिर से बाल नोचकर बालों के गुच्छे निकाल लेता और जख्म बना लेता। छाती में खुजाते खुजाते खून निकाल लेता और जख्म बना लेता और फिर उसी जख्म को कुरेद कुरेद कर और बड़ा बना लेता। हमने फैजल को हर डॉक्टर हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाया, बहुत इलाज करवाया। फैजल को साइकियाट्रिस्ट के पास भी ले गए, लेकिन किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि फैजल को हुआ क्या है। फिर हमें किसी ने एक इमाम साहब का पता दिया, क्योंकि फैजल की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। फैजल खून की उल्टियां करने लगा था। फैजल के अब्बा इमाम साहब से मिलकर फैजल के बारे में सब कुछ बता देते हैं। इमाम साहब कुछ देर कुछ सोचकर एक छोटी सी बोतल में पानी फूंक कर देते हुए कहते हैं कि ये पानी फैजल को पिला दीजिएगा। मैं कल शाम नमाज के बाद आपके घर आऊंगा, तभी कुछ बता पाऊंगा। फिर आंटी कहती है, फैजल के अब्बा घर आकर इमाम साहब से लाई हुई पानी फैजल को पिला देते हैं। अल्लाह के करम से उस रात फैजल को खून की उल्टियां नहीं हुई। अगले दिन शाम को इमाम साहब हमारे घर आए, लेकिन उस दिन फैजल की हालत पहले से और ज्यादा खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था फैजल के अंदर जंग चल रही है। इमाम साहब फैजल के सामने दुआ पढ़ने लगते हैं। फैजल किसी खूंखार शैतान सा हो जाता है। वो इमाम साहब गंदी गंदी गालियां देने लगता है। फैजल 4-5 लोगों से भी नहीं संभल रहा था। पता नहीं कहां से उसके अंदर शैतानी ताकत आ गई थी। वो बार बार इमाम साहब को चुप होने के लिए कहने लगा। जब इमाम साहब ने फैजल की बात नहीं मानी और दुआ पढ़ना जारी रखा, तब फैजल की आंखें लाल और बड़ी बड़ी हो गई। वो खौफनाक तरीके से हंसने लगा और कहने लगा, तू कुछ भी कर ले, तू इसको नहीं बचा पाएगा। ये मासूम की मौत का जिम्मेदार है, वो तो इसको लेकर ही जाएगा। फिर दौड़कर छत पर चला गया। फिर वहां से छलांग लगा दी, इस तरह जैसे गिरने पर सीने की हड्डियों में चोट आ जाए। और हुआ भी ऐसा ही। फैजल के गिरने के बाद सीने की हड्डी टूटकर बाहर निकल आई। तब फैजल खौफनाक तरीके से हंसते हुए उसी टूटे हुए हिस्से को हाथों से तोड़कर उसे खुद ही दिल में धंसा लेता है और दम तोड़ देता है। ये सब इमाम साहब के सामने होता देख हम रह नहीं सके और उनसे पूछ ही लिया, इमाम साहब आपके सामने
कोई शैतान की इतनी जरूरत कैसे हो सकती है? उस शैतान ने मेरे फैजल की जान ले ली, वो भी आपके ही सामने। आपने क्यों कुछ नहीं किया? फिर इमाम साहब एक लंबी सांस छोड़ते हुए एक कुर्सी पर बैठते हुए कहते हैं, अल्लाह फैजल को माफ करे, उसकी रूह को जन्नत अदा करे। फैजल को उसकी ही गुनाह को सजा मिली है। फिर मैं और फैजल के अब्बा हैरान होते हुए एक साथ बोल पड़े, कैसे? फिर इमाम साहब कहने लगते हैं, फैजल के पैदा होने के कुछ ही साल बाद, यानी जब वो 5 साल का हुआ, तो उसके पीछे एक खतरनाक जिन लग गया। वो जिन हमेशा फैजल के साथ ही रहता था। इमाम साहब थोड़ा रुककर फैजल के अब्बा की तरफ देखकर कहते हैं, आप लोगों ने गौर तो की होगी, फैजल उसी उम्र में थोड़ा सा जिद्दी हो गया था। फिर फैजल के अब्बा ने हाँ में जवाब दिया, ये करामात उसी जिन्न की थी। फैजल जैसे जैसा बड़ा होता गया, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे जिन अपने फैजल को बुरे बुरे काम के लिए उकसाने लगा। मासूमों को तंग करना उसका शौक बन गया। ये भी उसी जिन की वजह से थी। सबसे घिनौना जुर्म तो तब हुआ जब एक मासूम की जान फैजल की वजह से गई। यह जुर्म भी जिन के उकसाने की वजह से ही हुई थी। मैंने कल रात नमाज के बाद फैजल के बारे में पता करने की कोशिश की, इसके पीछे राज क्या है। तब मुझे फैजल के इस जिन्न के बारे में पता चला। फिर मैंने फैजल के जिन्न को अपने पास हाजिर किया और फैजल के साथ इतने साल रहने का वास्ता देते हुए, तुम तो फैजल के साथ सालों से हो, फैजल के सारे गुनाह के बराबर के शरीक हो, बल्कि तुम्हारे ही वजह से फैजल ने सारे गुनाह किए हैं। अब तुम ही फैजल की जान बचाने में मेरी मदद करो। फिर वह जिन कहने लगता है, हुजूर, फैजल के पीछे मुझसे भी ताकतवर जिन्न को चालान किया गया है। ये उसी मासूम लड़के के अब्बा ने फैजल से अपने बेटे के मौत का बदला लेने के लिए जिन्न को काम पे लगाया है। यह जिन तो फैजल को कॉलेज में ही मार डालता। क्योंकि मैं उसके साथ था तो कुछ दिन और जी गया फैजल, लेकिन आखिर में मुझे शिकस्त देकर वह जिन फैजल को मौत के घाट उतार ही दिया। फिर आंटी कहती है, फिर हमने इसे अल्लाह की मर्जी मानते हुए फैजल की लाश को कब्र दे दी। कहकर फिर से रोने लगी। सब कुछ सुनने के बाद मैं वहां रुक नहीं सका और भरे मन और आंखों से घर वापस आ गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।